अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट नंबर 6 डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर स्केलेटन का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं जो कि हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। डिफाइन ऑस्टियोआर्थराइटिस, अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। Osteoarthritis. It is a degenerative joint disease resulting from the biochemical breakdown of articulation cartilage in the synovial joint. Very common in hand, hip, and knee. Most common joint disease, progressively erosion of articular cartilage. It caused by aging, heredity and injury और ट्रॉमा। ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी डिसीज़ है जो कि हमारे पास जॉइंट में बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है जॉइंट्स में। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये जो डिसीज़ है ये जॉइंट में किस चीज़ की डिसीज़ होती है? ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे पास जो जॉइंट के ऊपर कार्टिलेज होता है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और जिसकी वजह से हमें चलने फिरने में दुश्वारी होती है। इस बीमारी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ हो सकते हैं? हमारे हैंड्स में, हिप्स में और हमारी नी में हो सकती है। हो किस किस वजह से सकती है? एज की वजह से हो सकती है और हेरिडिटी भी हो सकती है, और कोई भी इंजरी हो गई हो या ट्रॉमा हो गया हो उसकी वजह से भी ये हो सकते हैं। इस डिसीज़ में होता क्या है, आपके जो कार्टिलेज होते हैं, बोन्स के ऊपर जो कार्टिलेज होते हैं या दो जॉइंट्स के दरमियान जो कार्टिलेज होता है उसके दरमियान इरोजन आना, यानी कि वो जो आपका कार्टिलेज होता है वो फटना स्टार्ट हो जाता है। इस डिसीज़ को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी देखे थे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। प्राइमरी अर्थराइटिस क्या है हमारे पास? नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम इंजरी, नेचुरल एजिंग ऑफ डिसीज़। ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास किसी इंजरी की वजह से भी नहीं हो सकता। अगर डिपेंड करता है कि इंजरी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास इंजरी की वजह से नहीं होता, ये नेचुरली एजिंग की वजह से होता है। जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हो तो आप कैल्शियम का इंटेक नहीं कर पाते रहे होते, जिसकी वजह से आपकी बोन वीक हो जाती है और कार्टिलेज भी नहीं अच्छे से बन पाता, तो इसीलिए वो कार्टिलेज रप्चर होना स्टार्ट हो जाता है। विद एजिंग वाटर कंटेंट ऑफ कार्टिलेज इंक्रीज, chondrocytes proliferate due to water content increase in the matrix। अभी कॉन्ड्रोसाइट्स की बात करें तो कॉन्ड्रोसाइट्स हमारे पास ऐसे सेल्स हैं जो कि हमारी बोन्स के ऊपर कार्टिलेज बनाने का काम करते हैं। जब कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हमारी बोन के ऊपर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो अपनी तरफ वाटर को ड्रैग करते हैं, और जब वाटर हमारे जॉइंट्स में चले जाता है तो वो हमारे कार्टिलेज को स्वेल कर देगा। जब कार्टिलेज दूसरे कार्टिलेज के साथ रप्चर करेगा तो वो ऑटोमेटिकली डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो बोन के ऊपर कार्टिलेज है वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाता है। विद एजिंग प्रोटीन मेक ऑफ कार्टिलेज डिजेनरेटिव, टोटल लॉस ऑफ कार्टिलेज, cushing between bone and cartilage, inflammation of joint, loss of cartilage cushing causing friction, inflammation of joint causes osteophytes। अभी जो हमने बात यहाँ पर की कि भाई यहाँ पर होता क्या क्या है, यहाँ पर ये होता है जो कार्टिलेज होता है वो दो बोन्स के दरमियान एक कुशिंग का अफेक्ट करता है। जब ये रप्चर हो जाएगा, जब टोटली रप्चर हो जाता है देन हमें क्या हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हमें कोस हो सकते हैं। अगर जॉइंट में इन्फ्लामेशन आ गई उसकी वजह से, अगर कार्टिलेज में फ्रिक्शंस आ रही उसकी वजह से, या फिर हमारे बोन्स के ऊपर एक्स्ट्रा से
ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं। ऑस्टियोफाइट्स क्या है कि हमारी बोन्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा कार्टिलेज ग्रो कर रहा है या एक्स्ट्रा बोनी पार्ट ग्रो कर रहा है तो हमारे चलने फिरने में दुश्वारी पैदा करेगी, जिसकी वजह से हमारा कार्टिलेज भी क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है। बात करें सेकेंडरी अर्थराइटिस की तो और किसकी वजह से हो सकता है कि ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई हो, इसकी वजह से रैपिडली ट्रॉमा टू जॉइंट्स टिश्यू लिगामेंट कार्टिलेज एंड बोन। अगर उस एक ही जगह पर या एक ही लिगामेंट पर या एक ही बोन पर आपको चोट बार बार लग रही हो, उसकी वजह से हो सकता है। अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस का है, उसको ये जॉइंट की डिसीज़ हो सकती है, ऑस्टियो अर्थराइटिस हो सकता है। जॉइंट कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़, अगर पैदाइशी बच्चे को कोई बोन की बीमारी, हड्डियों की बीमारी उसमें हो सकता है। हार्मोन डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है। ये हमारे हीमोक्रेमेटोसिस, हीमोक्रेमेटोसिस एक हमारे पास ऐसी डिसीज़ है जिसमें जो कि हमारे पास आयरन डिसऑर्डर है। इसमें अगर हम इस बीमारी में या हीमोक्रेमेटोसिस में हम आयरन का इनटेक बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन, लिवर, पेनक्रियास और दूसरे ऑर्गन और टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी हो सकता है हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, और पैगेट डिसीज़ की वजह से भी हो सकता है। ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, एक हमारे पास नॉर्मल जॉइंट दिया गया है, दूसरा हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस का दिया हुआ है और तीसरा हमारे पास रिथमॉइड अर्थराइटिस का दिया हुआ है, जो कि हम हमारे आने वाले थर्ड लेक्चर में इसको कवर करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिक नी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास जॉइंट में या कार्टिलेज में इरोजन्स आना स्टार्ट हो गए। जब आपके कार्टिलेज में इरोजन्स आना स्टार्ट हो जाते तो बोन के करीब आ जाती है, जिसकी वजह से आपको चलने फिरने में दुश्वारी हो सकती है। इसी बीमारी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये देखें कि आपको कार्टिलेज को रप्चर हुआ दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कार्टिलेज आपका रप्चर हो रहा है। ये हमारे पास एक फीमर का एक्स्ट्रा लिया गया है जिसमें बोन के करीब आ गए, जिसमें कार्टिलेज बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ्टन लीड टू कंप्लीट डीजनरेटिव ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसमें कंप्लीटली आपके जॉइंट के पास जो कार्टिलेज है वो ख़त्म हो गया। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होंगे? डीप ईचिंग, जॉइंट पेन, जॉइंट में पेन आपकी रहेगी, मॉर्निंग स्टिफनेस। मॉर्निंग स्टिफनेस की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को या रिथमॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को मॉर्निंग स्टिफनेस क्यों रहती है? मॉर्निंग स्टिफनेस इस वजह से हो सकती है कि जब आप रात में सो रहे होते तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल से थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जब आप सुबह उठते हो तो आपको मॉर्निंग स्टिफनेस हो जाती है, यानी कि आपके मसल्स में थोड़ी सी टेंडरनेस आ जाएगी, जिसकी वजह से आप अपने मसल्स को अच्छे से मूव नहीं कर पाओगे। वार्म स्वेलिंग ऑन अफेक्टेड जॉइंट, उस जो जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस से इफेक्टिव है वहाँ पर जॉइंट जो है या वो एरिया आपका थोड़ा वार्म रहेगा, यहाँ फिर वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी। लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन आपकी रहेगी और हेबर्डन नॉट्स होते हैं हमारे पास, मोस्ट कॉमन होते हैं हमारे पास वुमेन में। हेबर्डन नॉट्स क्या है कि आपकी फिंगर्स के ऊपर नोट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके फिंगर के प्रॉक्सिमल वाले पार्ट पर ये हमारे पास नोट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आप ये इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आपकी फिंगर का जो प्रॉक्सिमल वाला पार्ट है वहाँ पर हमारे पास हिबर्डन नोट्स बन रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हम क्या कर सकते हैं? सिटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे और एक्सरा कराएंगे। एंड एंट्रोग्राफी, एंट्रोग्राफी हमारे पास क्या है? एंट्रोग्राफी हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम जॉइंट की इमेज देखते हैं कि जॉइंट में जो हमारे पास कार्टिलेज है या जो जॉइंट है वो कितने % अफेक्टिव हुआ है हमारे पास। मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या देंगे? एनसेड्स हम दे सकते हैं पेशेंट को, और टॉपिकल पेन
रिलीवर्स दे सकते हैं। टॉपिकल पेन रिलीवर्स क्या होंगे, हम भाई ट्यूब वगैरह दे देंगे कि पेशेंट उसको अपने जॉइंट्स पे क्या कर पाए, अप्लाई कर पाए। ट्रोलामाइन सिलिसाइलेट हम दे देंगे, मैथिलीन सिलिसाइलेट देंगे, मैंथोल दे देंगे उसको, या फिर कम्फोर। ये हमारे पास ऐसी ट्यूब्स हैं जो कि पेशेंट उनको टॉपिकल अप्लाई कर सकता है या अपनी स्किन के ऊपर या जॉइंट्स के ऊपर इनको अप्लाई कर सकता है। एंटी डिप्रेशन हम पेशेंट्स को दे सकते हैं। एंटी डिप्रेशन क्या है, अगर पेशेंट को पेन हो रही है तो एंटी डिप्रेशन क्या था कि एंटी डिप्रेशन ऐसी मेडिसिन है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम पर जाके अफेक्ट करते हैं। जब नर्वस सिस्टम पर जाके अफेक्ट करेंगी तो हमारी बॉडी में जितने भी नोज रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन नहीं फील हो पाएगी। एंटी डिप्रेशन में हम जो मेडिसिन उसको दे सकते हैं, एमिप्रामाइन, एमिट्रिप्टिलिन, ये हम उसको एंटी डिप्रेशन में दे सकते हैं। या जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट्स यानी कि हम जॉइंट को निकाल के कोई दूसरे प्रोस्थेसिस हम इनफिट कर सकते हैं। प्रोस्थेसिस हमारे पास आर्टिफिशियल जॉइंट्स वगैरह आते हैं, हम वो पेशेंट के जॉइंट्स के साथ फिट कर सकते हैं। या कोई सर्जिकल प्रोसीजर हम यूज़ कर लेंगे। इसमें हमारे पास 2 सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, एक होता है आर्थ्रोप्लास्टी और एक होता है ऑस्टियोप्लास्टी। आर्थ्रोप्लास्टी क्या होता है, आर्थ्रोप्लास्टी में हम जॉइंट को निकाल के या कार्टिलेज को निकाल के कोई आर्टिफिशियल कार्टिलेज हम फिट कर देते हैं। लेकिन ऑस्टियोप्लास्टी हमारे पास क्या होता है, ऑस्टियोप्लास्टी हमारे पास ऐसी सर्जरी है कि हम उसी जॉइंट को दोबारा रिपेयर कर देते हैं। नर्सिंग केयर की बात करेंगे तो हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एक्सरसाइज रेगुलरली करवाएंगे पेशेंट्स को, ताकि जो उसमें रेंज ऑफ मोशन थी वो अच्छे से हो पाए। कंट्रोल वेट करवाएंगे, वेट बढ़ने की वजह से भी हो सकता है, तो इसलिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप ऐसी चीज़ें अवॉइड करें जो कि वेट गेन करें। ईट अ हेल्दी डाइट, अप्लाई हीट, और पेशेंट के जॉइंट्स पर क्या अप्लाई करेंगे कि आप अप्लाई करें, कोई भी हीट अप्लाई करें अपने जॉइंट्स पर, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन वहाँ पर कम हो जाएगी। वेयर कंफर्टेबल कुशन्ड शूज़ दैट सपोर्ट योर वेट, और उनको बोलेंगे कि आप ऐसे शूज़ वेयर करें जो कि आपको पहनने में कंफर्टेबल भी हो और आपको सपोर्ट कर पाए। प्रैक्टिस रिलेशंस, hypnosis, guided imaginary, deep breathing and muscle relaxation can all help control pain। और हम पेशेंट को ये सब टेक्निक्स करवाएंगे या एक्सरसाइज करवाएंगे जिसकी वजह से पेशेंट की पेन कंट्रोल हो सके। हाइप्नोसिस पेशेंट का माइंड वगैरह डाइवर्ट करेंगे, उसको बोलेंगे डीप ब्रीथिंग ले। इमेजिनरी गाइडलाइन के आप ये सोचिए आपके साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली के पेशेंट का माइंड क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन फील नहीं हो पाएगी। टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स की बात करें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे पास फ्रैक्चर्स कौन कौन से हो सकते हैं या कितने टाइप्स के हमारे पास फ्रैक्चर्स होते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे पास 2 टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं, एक ओपन फ्रैक्चर होता है और दूसरा हमारे पास होता है क्लोज फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर क्या होता है, ओपन फ्रैक्चर ऐसा फ्रैक्चर है जो कि आप हड्डी टूट के आपकी स्किन से बाहर आ जाती है, इसको हम ओपन फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। दूसरा हमारे पास होता है क्लोज फ्रैक्चर या सिंपल फ्रैक्चर, हड्डी टूट जाती है लेकिन वो स्किन के अंदर ही रहती है, स्किन के बाहर नहीं आती। तो टाइप ऑफ फ्रैक्चर में हम बात करें ऑब्लिक्यू एक ऐसा फ्रैक्चर है जिसमें आपकी हड्डी पैरेलल साइड से टूटती है, यानी कि बीच में एक तिरछी लाइन आ गई, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, ऑब्लिक्यूल फ्रैक्चर कह रहे हैं। कम्युनिटेड फ्रैक्चर हम किसी कहते हैं, कम्युनिटेड फ्रैक्चर हम कहते हैं कि एक ही जगह से हड्डी मल्टीपल पीसेस में टूटी हुई है, तो हम उसे कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहते हैं। स्पाइरल फ्रैक्चर क्या है, स्पाइरल फ्रैक्चर एक ऐसा फ्रैक्चर होता है कि जो कि जिगजैग, हड्डी टूटी है लेकिन जिगजैग, थोड़ी सी ऊपर टूटी हुई है और थोड़ी सी नीचे, फिर ऐसे, यानी कि स्पाइरल से समझे कि एक स्प्रिंग की तरह घूम के हड्डी टूटी हुई है, उसको हम क्या कह रहे हैं, स्पाइरल फ्रैक्चर कह रहे हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर क्या कह रहे हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कंपाउंड फ्रैक्चर हमारे पास एक ऐसा फ्रैक्चर है जिसमें हमारी स्किन टूट के
हमारी बोन टूट के हमारी स्किन से बाहर आ जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड फ्रैक्चर्स कहते हैं। Oblique fracture, a fracture which goes at an angle to the axis। ऑब्लिक फ्रैक्चर क्या है? ऑब्लिक फ्रैक्चर एक ऐसा फ्रैक्चर है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपकी जो हड्डी है वो एक्सिस या पैरेलल साइड से टूट जाती है, उसको हम ऑब्लिक फ्रैक्चर कहते हैं। कम्युनिटेड फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर ऑफ मैनी रिलेटिव स्मॉल फ्रेगमेंट्स। हड्डी टूट गई है एक ही साइड से, लेकिन उसके बहुत से छोटे छोटे पार्ट्स में टूटी हुई है। स्पाइरल फ्रैक्चर क्या है? आ फ्रैक्चर विच रन्स अराउंड द एक्सिस ऑफ द बोन। स्पाइरल फ्रैक्चर एक ऐसा फ्रैक्चर है जो कि आपकी बोन के राउंड घूम के टूटा हुआ है। कंपाउंड फ्रैक्चर क्या है? अ फ्रैक्चर ऑल्सो कॉल्ड ओपन फ्रैक्चर विच ब्रेक द स्किन। कंपाउंड फ्रैक्चर एक ऐसा फ्रैक्चर है जिसको हम ओपन फ्रैक्चर भी कहते हैं, और ये आपकी स्किन को भी ब्रेक करके यहाँ से हड्डी क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है। ये हमारे पास फ्रैक्चर्स की टाइप दिखाई हुई हैं। थैंक यू। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे आने वाले लेक्चर में हम इसी चैप्टर का पार्ट 3 डिस्कवर करेंगे, जिसका नाम है हमारे पास रिथमॉइड अर्थराइटिस। थैंक यू।